हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। मैं हूं प्रोफेसर समन्वय छारिया और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन पिनल कोड 1860, जिसको हम आईपीसी भी कहते हैं, भारतीय दंड संहिता 1860। राइट। सो आज हम इसमें देखेंगे, सबसे पहला हमारा जो लेक्चर होगा इंट्रोडक्शन से रिलेटेड। इंडियन पिनल कोड का इंट्रोडक्शन क्या था, उसकी यहाँ पर जो है लीगल हिस्ट्री यहाँ पर क्या रही है, ये सारी बातें आज हम देखने वाले हैं। चलिए तो देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास इंडियन पिनल कोड है। तो बेसिकली जब मैं इंडियन पिनल कोड की बात करता हूँ, भारतीय दंड संहिता की बात करता हूँ, तो इसको हम दो पार्ट में स्टडी करेंगे। सबसे पहला पार्ट हमारे पास है इंडियन और सेकंड पार्ट हमारे पास है पिनल कोड। ठीक है। तो पिनल कोड को बेसिकली हम यहाँ पर देखें तो पिनल कोड का मतलब यहाँ पर क्या होता है, तो देखिए, इंडियन का मतलब बेसिकली यहाँ पर होता है एक्सटेंशन ऑफ कोड। ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ कोड का मतलब होता है कि ये संहिता जो हमारे पास है इंडियन पिनल कोड, इसका विस्तार कहाँ तक है। तो ये क्या बताता है आपको, जो इंडियन वर्ड यहाँ पर है, ये क्या बताता है, एक्सटेंशन बताता है, इसका विस्तार बताता है। ठीक है। और जब मैं पिनल कोड की बात करता हूँ तो पिनल कोड बेसिकली होता क्या है। ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया है कि द कंट्रीज पिनल कोड डिफाइन इट्स क्राइम एंड डिस्क्राइब इट्स पनिशमेंट। ठीक है। तो किसी भी कंट्री का जो पिनल कोड होता है, किसी भी कंट्री का जो पिनल कोड होता है, बेसिकली दो चीजें बताता है। या तो वहां के ऑफेंस के बारे में बताता है, क्राइम के बारे में बताता है। ठीक है। और उसकी पनिशमेंट के बारे में बताता है। ठीक है। उसकी पनिशमेंट, दंडों के विषय में बताता है। ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि इंडियन पिनल कोड एक ऐसा कोड है, एक ऐसा ग्रुप ऑफ रूल्स है जो उस देश के क्या बताता है, अपराधों के बारे में और उनकी सजा के बारे में डिफाइन करता है, उनको यहाँ पर बताता है। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे तो हिस्ट्री ऑफ क्रिमिनल लॉ इन इंडिया की बात करेंगे कि क्रिमिनल लॉ जो हमारा है, आपराधिक विधि जो है, उसका इतिहास क्या रहा है भारत में, उसकी हिस्ट्री यहाँ पर क्या है। तो जब मैं हिस्ट्री की बात करता हूँ तो इसको तीन तरीके से हम लोग स्टडी करते हैं, तीन पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट हमारे पास आता है एंशिएंट हिंदू क्रिमिनल लॉ। ठीक है। जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं प्राचीन हिंदू आपराधिक विधि। प्राचीन हिंदू आपराधिक विधि। ठीक है। एंशिएंट हिंदू क्रिमिनल लॉ। सेकंड हमारे पास जो है, सेकंड एरा जो आता है, वो कहता है मोमेडियन क्रिमिनल लॉ, मुस्लिम मुस्लिम आपराधिक विधि। ठीक है। और थर्ड हमारे पास जो डेवलपमेंट आता है, थर्ड जो हम लोग हिस्ट्री को स्टडी करते हैं क्रिमिनल लॉ की, वो थर्ड हिस्ट्री जो होती है वो आएगी किसकी, इंग्लिश क्रिमिनल लॉ। मतलब जब अंग्रेज यहाँ पर आए थे, तो अंग्रेजों के समय या अंग्रेजी आपराधिक विधि। राइट। सो अगर हम इंडिया में क्रिमिनल लॉ की अगर हिस्ट्री की बात करें, इसके इतिहास के बारे में बात करें, तो इसका जो विकास है वो तीन चरणों में हुआ है। इसका जो डेवलपमेंट है वो तीन चरणों में हुआ है, तीन स्टेजेस में हुआ है। पहला स्टेज जो है वो एंशिएंट हिंदू लॉ की बात करता है, सेकंड लॉ है वो मोमेडियन क्रिमिनल लॉ की बात करता है, और थर्ड जो आपसे इंग्लिश क्रिमिनल लॉ की बात करता है। चलिए देखते हैं, इसको वन बाय वन क्लियर करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले आता है एंशिएंट हिंदू क्रिमिनल लॉ, हिंदू आपराधिक विधि, जिसमें आप देखेंगे बेसिकली इसका इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ से होता है, कोड ऑफ मनु से होता है, जिसको मनु संहिता हम लोग कहते हैं। ठीक है। तो इंडियन सोसाइटी है, इंडियन कल्चर जो है, बेसिकली कहाँ से स्टार्ट होता है, मनु संहिता से स्टार्ट होता है, कोड ऑफ मनु से स्टार्ट होता है। तो एंशिएंट हिंदू क्रिमिनल लॉ में जो क्रिमिनल सिस्टम था हमारे यहाँ पर, जो आपराधिक व्यवस्था थी, या जो जुडिशियल सिस्टम था हमारे यहाँ पर, राइट, जुडिशियल सिस्टम था, ये किसके अकॉर्डिंग चलता था, ये मनु संहिता के हिसाब से चलता था, कोड ऑफ मनु के हिसाब से चलता था। अब हमें देखना होगा कि मनु संहिता में क्या चीजें थी। तो यहाँ पर देखेंगे, मनु संहिता में यहाँ पर कहा गया था कि द पीनल लॉ ऑफ एंशिएंट कम्युनिटीज इज नॉट द लॉ ऑफ क्राइम। उन्होंने कहा कि जो एंशिएंट कम्युनिटीज थी, प्राचीन समुदाय जो होता था, उसमें पीनल लॉ नाम की कोई चीज नहीं होती थी। वहां पर क्या होता था, इट इज द लॉ ऑफ रॉन्ग। ये क्या कहलाता था, लॉ ऑफ रॉन्ग कहलाता था, जिसको हम लोग आगे क्या बोलेंगे, आगे हम लोग इसको सिविल रॉन्ग बोलेंगे। राइट। सिविल रॉन्ग बोलेंगे। ठीक है। जिसको हम आगे जाके टॉर्ट भी कहेंगे, दुष्कृति कहेंगे, या अपकृत्य भी कह सकते हैं। राइट। दुष्कृति अपकृत्य भी कह सकते हैं। ठीक है। तो रॉन्ग बिकॉज इन दोज डेज देयर वाज नो सच क्लासिफिकेशन ऑफ रॉन्ग एज द टॉर्ट एंड क्राइम। देखिए, इनका कहने का मतलब है कि एंशिएंट हिंदू क्रिमिनल लॉ की जब हम लोग बात करते हैं, तो एंशिएंट कम्युनिटी जो थी वो किसी भी एक्ट और ओमिशन को ऑफेंस नहीं मानती थी, अपराध नहीं मानती थी। वो क्या कहती थी, ये क्या है, सारे के सारे सिविल रॉन्ग है, ऐसी गलतियां हैं, ऐसे रॉन्ग हैं जो बेसिकली क्या होते हैं, सोसाइटी में हर रोज होते हैं। ठीक है। तो उन्होंने ऑफेंस नाम नहीं दिया था, लेकिन आगे चल के यही सिविल रॉन्ग क्या बन गए, ऑफेंस बन गए, अपराध बन गए, और उनको हमने कोडिफाइड कर दिया। राइट। तो इस तरीके से ध्यान देना। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ओके। सो सेकंड हमारे पास आता है, सेकंड एरा जो आता है आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का, वो कहलाता है मोमेडियन क्रिमिनल लॉ, जिसको हम लोग कहते हैं मुस्लिम आपराधिक विधि। अब मुस्लिम आपराधिक विधि को आप देखेंगे तो इन्होंने बहुत सिंपल से शब्दों में कहा है, बहुत आसान शब्दों में कहा है कि दिस वाज बेस्ड ऑन द कुरान।
ठीक है। ये जो था वो किसके ऊपर बेस्ड था, ये कुरान के ऊपर आधारित था, ठीक है। दे बिलीव्ड इट टू बी ऑफ डिवाइन ओरिजिन, उनका मानना था कि ये क्या है, भगवान की देन यहाँ पर होती है। तो मोमेडियन क्रिमिनल लॉ को अगर आप देखेंगे, क्योंकि एंशिएंट हिंदू क्रिमिनल लॉ के बाद इंडिया में जो था मुगल्स का रूल यहाँ पर चलता था, मुगल्स का शासन चलता था। मुगल्स जो है कुरान को मानते थे और उन्होंने अपना जो क्रिमिनल सिस्टम था वो किसके आधार पर, किस पे बेस्ड किया, उन्होंने कुरान के बेस्ड किया, कुरान के आधार पर इसको बनाया। कुरान, हदीस, ठीक है, शरीयत, इसके आधार पर जो है उन्होंने अपना क्रिमिनल लॉ बेस्ड किया। बेसिकली उन्होंने क्या किया, दो तरीके से ऑफेंस को आइडेंटिफाई किया। क्राइम वर डिवाइडेड इन टू क्लासेस नेमली, ठीक है। उन्होंने बेसिकली क्या किया, ऑफेंस को दो पार्ट में डिवाइड किया। एक उन्होंने किया कि ऐसे अपराध जो भगवान के विरुद्ध होते हैं, ईश्वरी के विरुद्ध अपराध होते हैं, क्राइम अगेंस्ट गॉड, ऑफेंस अगेंस्ट गॉड, ठीक है। और सेकंड यहाँ पर जो कैटेगरी थी उन्होंने कह दी क्राइम अगेंस्ट मैन, किसी भी मानव के विरुद्ध अपराध, ठीक है। तो एक ऐसे अपराध थे जो भगवान के विरुद्ध होते थे और दूसरे अपराध होते वो क्राइम ऐसे होते थे जो किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध ऑफेंस होते थे। तो मोमेडियन क्रिमिनल लॉ इस तरीके से चलता था, जो केवल किसके ऊपर बेस्ड था, कुरान के ऊपर आधारित था। क्लियर। चलिए अब आगे देखेंगे तो हमारे पास थर्ड स्टेज आती है इंग्लिश क्रिमिनल। बेसिकली अगर हम इसको कहें कि आज का हमारा जो आईपीसी है, आईपीसी 1860 है, ये जो आईपीसी है वो इसी की देन है, ठीक है। इंग्लिश क्रिमिनल लॉ के ऊपर बेस्ड होता है। तो इंग्लिश क्रिमिनल लॉ में ही इंडिया में जो था वो क्रिमिनोलॉजी का डेवलपमेंट सही तरीके से हुआ और आज भी हम उसी को फॉलो वहां पर कर रहे हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या था। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि द रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है। एक सबसे पहले भारत में 1773 से जो है क्रिमिनल लॉ का डेवलपमेंट माना जाता है, इसका विकास माना जाता है, ठीक है। तो 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट भारत में आया तो उस समय वारेन हेस्टिंग जो थे उनको गवर्नर जनरल अपॉइंट किया गया, ठीक है, गवर्नर जनरल अपॉइंट किया गया। तो वारेन हेस्टिंग ने क्या किया कि इंडिया के जितने भी डिस्ट्रिक्ट थे, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में क्या किया, वहां पर सिविल कोर्ट, सॉरी, क्रिमिनल कोर्ट स्टैब्लिश किए। हर एक डिस्ट्रिक्ट में क्या किया, क्रिमिनल कोर्ट स्टैब्लिश किए और वहां की कस्टम के हिसाब से वहां पर क्या होने लगा, पनिशमेंट दी जाने लगी। क्लियर बात। इसके बाद इसमें कोई कोडिफाइड लॉ हमारे पास उस समय नहीं होता था, कोई हमारे पास ऐसे रूल्स रेगुलेशन नहीं थे जिसके अकॉर्डिंग हम क्या करें, क्रिमिनल कोर्ट स्टैब्लिश कर सकें। तो ये सारी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए देखेंगे आप यहाँ पर कि 1834 में द फर्स्ट लॉ कमीशन वाज अपॉइंटेड इन 1834। भारत के लिए एक समान कोई कोड होना चाहिए, क्रिमिनल कोड होना चाहिए, है ना, कोई दंड विधि होना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर द फर्स्ट लॉ कमीशन बनाया गया, अपॉइंट किया गया, नियुक्त किया गया 1834 में। इसके जो चेयरमैन थे वो थे आपके लॉर्ड मैकॉले, ठीक है, लॉर्ड मैकॉले आपके चेयरमैन थे इसमें। इसके बाद मैकलॉर्ड थे, एंडरसन थे एंड आप मिलेट भी इसमें देखेंगे, ठीक है। तो इन लोगों से मिलकर एक हमारे यहाँ पर कमीशन बना जिसको नाम दिया गया फर्स्ट लॉ कमीशन, ठीक है, जो 1834 में बना। अब इस कमीशन ने बहुत यहाँ पर जो है इसको काफ़ी सारा काम किया। जितने क्रिमिनल कोर्ट थे उसमें जो लॉ एंड ऑर्डर्स रेगुलेट किए जाते थे उनकी स्टडी की, इंडिया के कल्चर को स्टडी किया, इंडिया की सोसाइटी को समझा और इन सारी चीज़ों को समझने के बाद इट वाज प्रेजेंटेड टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन 1856। फिर फाइनली इन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया, एक बिल तैयार किया और 1856 में, बहुत ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, 1834 में एक फर्स्ट लॉ कमीशन अपॉइंट हुआ और इस फर्स्ट लॉ कमीशन ने 1856 में यहाँ पर क्या किया, 1856 में एक लेजिस्लेटिव काउंसिल में बिल को प्रेजेंट किया, ठीक है। और फाइनली फिर क्या हुआ कि इस बिल के बारे में देखेंगे। द बिल was passed on October 6, 1860। 6 अक्टूबर 1860 को ये बिल पास कर दिया गया। कौन सा बिल, आईपीसी। इट रिसीव्ड द असेंट ऑफ द गवर्नर जनरल ऑन द सेम डेट। और इसी तारीख को, मतलब 6 अक्टूबर 1860 को ही गवर्नर जनरल ने इस पर अपनी सहमति दे दी। तो फाइनली आपके पास देखेंगे यहाँ पर, फाइनली आपके पास द कोड केम इनटू ऑपरेशन ऑन 1 जनवरी 1862, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, आईपीसी 1860 कहते हैं। तो आईपीसी 1860 का जो बिल था वो पास हो गया 6 अक्टूबर 1860 को और ये प्रवर्तन में आ गया, इन्फोर्स कर दिया गया। कब से 1 जनवरी 1862 से इन्फोर्स कर दिया गया। तो बेसिकली आज का हमारा जो इंडियन पिनल कोड 1860 है, ये जो इसका जो ओरिजिन था वो कहाँ से था, इंग्लिश क्रिमिनल लॉ से ओरिजिन था। फर्स्ट लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन पर ये आया था। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। तो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फर्स्ट लॉ कमीशन आपको आईपीसी 1860 मिल गया, ठीक है, जिसका एक्ट नंबर जो था, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक्ट का जो ईयर है वो 1860 का है, क्योंकि ये जो पास हुआ था वो 1860 में पास हुआ था। लेकिन जब इसके इन्फोर्स करने की बात आई तो इन्फोर्स के बारे में देखेंगे 1862 में इन्फोर्स किया गया, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो बेसिकली इस एक्ट की बात करेंगे, अक्सर प्रीलिम्स में पूछा जाता है आईपीसी का एक्ट नंबर, तो एक्ट नंबर 45 1860 का। इसका मतलब है कि 1860 में 1860 में ये जो एक्ट पास हुआ था इसका नंबर जो था वो 45 नंबर पे था, 45 नंबर पर ये पास किया गया था। क्लियर। अब इसके टाइटल की हम लोग बात करते हैं।
ठीक है, इसके टाइटल को अगर हम देखेंगे तो ये कहा जाएगा इंडियन पिनल कोड 1860, भारतीय दंड संहिता 1860 के नाम से ये जाना जाएगा। इसका शीर्षक के टाइटल है। इसके एक्सटेंट की बात करें, विस्तार की अगर हम बात करें तो इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, ये क्या माना जाएगा, संपूर्ण भारत में लागू माना जाएगा। क्लियर बात, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। इंडियन पिनल कोड के हम अगर थोड़े से क्लासिफिकेशन की बात करें, इसके स्ट्रक्चर की बात करें, तो इंडियन पिनल कोड को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये 23 चैप्टर्स में आपको मिलेंगे और सेक्शन 511 मिलेंगे आपको। ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन यहाँ पर किया गया है। तो टोटल चैप्टर आपको 23 मिलेंगे और टोटल सेक्शन मिलेंगे आपको 511 प्रोविजन मिलने वाले हैं। क्लियर, चलिए आगे देखेंगे। तो देखेंगे अब स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन पिनल कोड की बात करें। स्ट्रक्चर का मतलब होता है संरचना। तो आईपीसी की संरचना की अगर हम बात करें, संरचना की बात करें, इंडियन पिनल को स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन पिनल कोड की बात करें तो इसकी स्टडी बेसिकली हम 3 तरीके से करते हैं। सबसे पहले पार्ट में देखेंगे तो आपको कुछ जनरल प्रिंसिपल मिलेंगे, सामान्य सिद्धांत मिलेंगे। सेकंड पार्ट में देखेंगे तो यहाँ पर कुछ ऑफेंस के बारे में बता दिया गया है और थर्ड पार्ट को अगर आप देखेंगे तो पनिशमेंट के बारे में बता दिया गया है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं आपसे कि इंडियन पिनल कोड 1860 में क्या किन किन चीज़ों को शामिल किया गया है, तो इसका स्ट्रक्चर कहता है कि इंडियन पिनल कोड इन 3 चीज़ों से मिलकर बना है। कुछ जनरल प्रिंसिपल आपके पास है, सामान्य नियम आपके पास है, कुछ अपराध हैं और कुछ पनिशमेंट यहाँ पर दिए गए हैं। तो देखेंगे इसको। अगर जनरल प्रिंसिपल की बात करूं, सामान्य सिद्धांतों की बात करूं, तो सेक्शन 1 से लेकर 20B तक के जो प्रोविजन है वो जनरल प्रिंसिपल से रिलेटेड प्रोविजन है। ठीक है, और अगर इसके चैप्टराइजेशन की बात करूं तो चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक के प्रोविजन जो है वो आईपीसी में क्या बताते हैं, जनरल प्रिंसिपल्स को लेट डाउन करते हैं, सामान्य सिद्धांतों को दर्शित करते हैं। और अगर मैं ऑफेंस की यहाँ पर आपसे बात करूं तो ऑफेंस को देखेंगे 2 तरीके से डिवाइड किया गया है। बेसिकली आईपीसी में जो ऑफेंस है वो 2 तरीके से बता दिए गए हैं। एक कंप्लीट ऑफेंस है आपका जिसको पूर्ण अपराध कहते हैं, कंप्लीट ऑफेंस का मतलब होता है पूर्ण अपराध का। और दूसरे अगर हम बात करें इनक्वेट ऑफेंस कहलाते हैं, अपूर्ण अपराध कहलाते हैं। इनक्वेट ऑफेंस अपूर्ण अपराध कहलाते हैं। ठीक है, तो दोनों चीजें यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो आईपीसी में कुछ ऑफेंस ऐसे हैं जो इनक्वेट ऑफेंस की कैटेगरी में आते हैं और कुछ ऑफेंस ऐसे हैं जो कंप्लीट ऑफेंस की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि किसी भी ऑफेंस को करने के 4 स्टेज होते हैं। ठीक है, किसी भी ऑफेंस को करने के 4 स्टेज होते हैं। सबसे पहले कंटेम्पलेशन का स्टेज आता है, फिर प्रिपरेशन का स्टेज आता है, फिर अटेम्प्ट का स्टेज आता है और फाइनल अकम्प्लिशमेंट का स्टेज आता है। ठीक है, तो ऊपर के 3 स्टेज जो होते हैं वो इनक्वेट ऑफेंस की कैटेगरी में आते हैं। कौन कौन से, कंटेम्पलेशन, प्रिपरेशन और अटेम्प्ट। तो ये 3 स्टेज जो होते हैं किसी भी ऑफेंस के, ये किस में आते हैं, इनक्वेट ऑफेंस की कैटेगरी में आते हैं, अपूर्ण अपराध की कैटेगरी में आते हैं। राइट, और जब इसकी अकम्प्लिशमेंट हो जाती है, जब ये इसका एग्जीक्यूशन हो जाता है या जो अटेम्प्ट है वो सक्सेस हो जाता है तो कहा जाता है कि कमीशन ऑफ ऑफेंस हो गया। और कमीशन ऑफ ऑफेंस होता है मतलब अपराध का किया जाना होता है तो कहलाता है कि वो क्या बन गया, कंप्लीट ऑफेंस यहाँ पर बन गया, पूर्ण अपराध बन चुका है। क्लियर। अब थर्ड हमारे पास जो स्टेज है वो पनिशमेंट की स्टेज है। ठीक है, तो पनिशमेंट के स्टेज को आप देखेंगे यहाँ पर 2 तरीके के पनिशमेंट आपको मिल जाएंगे, एक मिनिमम पनिशमेंट, एक मैक्सिमम पनिशमेंट है। तो बेसिकली अगर पनिशमेंट के कॉन्सेप्ट को अगर आप समझोगे तो 2 तरीके के पनिशमेंट के प्रोविजन आपको मिलेंगे, एक जनरल प्रोविजन मिलेंगे आपको और दूसरे आपको स्पेशल पनिशमेंट मिलेंगे। स्पेशल, तो जनरल प्रोविजन को आप देखेंगे तो आईपीसी का चैप्टर 3 आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो जनरल प्रिंसिपल लेट डाउन करता है पनिशमेंट को लेके। ठीक है, इसके अगर प्रोविजन को देखेंगे तो सेक्शन 53 से लेकर सेक्शन 75 तक के जो प्रोविजन दिए गए हैं वो पनिशमेंट से रिलेटेड प्रोविजन दिए गए, दंड से संबंधित विषय वहां पर दिए गए हैं। ठीक है, और अगर आप स्पेशल प्रोविजन की बात करोगे, स्पेशल पनिशमेंट की बात करोगे, ठीक है, तो स्पेशल पनिशमेंट में आप देखेंगे जितने भी ऑफेंस आपको आईपीसी में बता दिए गए उनके साथ साथ उनकी पनिशमेंट भी बता दी गई है। तो उन पनिशमेंट में अगर आप ध्यान से देखोगे तो मिनिमम पनिशमेंट भी मिलेगा और आपको मैक्सिमम पनिशमेंट भी मिल जाएगा। क्लियर, तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन पिनल कोड। अब मैं नेचर ऑफ इंडियन पिनल कोड की बात करता हूँ। तो बेसिकली नेचर की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि लॉ का क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। राइट, तो लॉ के जब मैं क्लासिफिकेशन की आपसे बात करता हूं तो लॉ हमारे पास 2 तरीके के होते हैं, एक सब्सटेंटिव लॉ होता है, एक प्रोसीजरल लॉ होता है। सब्सटेंटिव लॉ का मतलब होता है कोई सारभूत कानून और प्रोसीजरल लॉ का मतलब होता है कोई प्रक्रियात्मक कानून। ठीक है, तो सब्सटेंटिव लॉ, प्रोसीजरल लॉ। अब सब्सटेंटिव लॉ कौन से होते हैं, जिनमें ऑफेंस और पनिशमेंट होते हैं। ठीक है, ऑफेंस और पनिशमेंट जहां पर बता दिए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके सब्सटेंटिव लॉ कहलाते हैं। या इसको दूसरी बात उसमें कह सकते हैं कि जहां पर राइट्स और रेमेडीज प्रोवाइड किए जाते हैं, राइट्स और ऑब्लिगेशन इंपोज किए जाते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, सब्सटेंटिव लॉ कहलाते हैं। प्रोसीजरल लॉ का मतलब होता है कि कोई भी चीज जब ऑफेंस दी गई है और पनिशमेंट दी गई है या राइट्स दिए गए हैं तो रेमेडीज दिए गए हैं, तो जिन तरीकों से रेमेडीज आप प्राप्त करते हो, जिन तरीकों से उपचार प्राप्त करते हो, वो सब कहाँ बता दिए जाते हैं, प्रोसीजरल लॉ में
बता दिए जाते हैं। ठीक है, अब इसके ये तो होगी नेचर की बात। तो आईपीसी के अगर मैं नेचर की बात करूंगा, ठीक है, अब पहले इसको इफेक्ट हम लोग देख लेते हैं कि इफेक्ट को कैसे डिसाइड करेंगे। तो बेसिकली जो इफेक्ट होते हैं वो दो तरीके से हो सकते हैं। एक प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है जिसको भविष्यलक्षी कहते हैं, और एक होता है रेट्रोस्पेक्टिव जिसको हम लोग भूतलक्षी कहते हैं। तो हमेशा सब्सटेंटिव लॉ होता है, इसका इफेक्ट जो होता है वो प्रोस्पेक्टिव होता है, भविष्यलक्षी होता है। ठीक है, लेकिन जो प्रोसीजरल लॉ होता है इसका इफेक्ट भी वैसे तो प्रोसीजरल, इसका इफेक्ट जो प्रोस्पेक्टिव भी होता है, लेकिन अगर लेजिस्लेचर चाहे तो इसके इफेक्ट को क्या करवा सकती है, रेट्रोस्पेक्टिव भी करवा सकती है। तो ये था बेसिकली इफेक्ट की बात हम लोग करते हैं। तो अब देखेंगे इंडियन पिनल कोड जो है सब्सटेंटिव लॉ है। क्यों? क्योंकि ये क्या बताता है, सबसे पहले ऑफेंस और उसके पनिशमेंट को डिनोट करता है। ठीक है, और कुछ राइट्स और रेमेडीज भी बताता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, उसको सब्सटेंटिव ऑफेंस की कैटेगरी में रखेंगे। दूसरी कैटेगरी हमारे पास है इफेक्ट की बात करेंगे, तो ये किस में आएगा, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट की कैटेगरी में आएगा, भविष्य लक्ष्य निर्णय की कैटेगरी में आएगा। क्यों? क्योंकि कैसा आपका सब्सटेंटिव लॉ यहाँ पर होता है। क्लियर? तो ये आज का हमारा लेक्चर था, और अगर आपको लेक्चर बहुत समझ में आ गया, बहुत ध्यान से अगर आपने सुना है, तो आज आपके लिए क्वेश्चन है कि व्हेन द फर्स्ट लॉ कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड, प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब की गई थी। व्हेन द फर्स्ट लॉ कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड, प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब की गई थी। प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो आपके ऑप्शन जो है वो ये है 1833, 1834, 1835 और 1836। इसमें से जो सही आंसर हो वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। थैंक यू।